हेलो 9th क्लास चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ शुरू कर रहे हैं। आपके कोर्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाया जा रहा है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। सेल के बारे में पढ़ना है। सेल है क्या? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होंगे। सेल का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल, वो टिश्यू बनाएगा एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन and group of organ make organ system and organ system make organism। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही दिमाग में ये आता, सेल है क्या? एक्चुअल में 1665 में इन 1665 रॉबर्ट हुक इन 1665 रॉबर्ट हुक ने देखा छोटे छोटे ऐसे ग्रुप अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। उसने स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा तो उसे ऐसे कमरे से दिखाई दिए। इन कमरों को इसने नाम दिया सेल, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। लैटिन लैंग्वेज में सेल वर्ड का मतलब होता है स्मॉल रूम, लिटिल रूम्स। तो ये छोटे छोटे रूम से दिखाई दिए जिसे सेल कहा गया। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन आता है, लिविंग सेल की खोज किसने की? एवी ल्यूवनहुक ने। एवी ल्यूवनहुक, H-O-E-K, ल्यूवनहुक इन 1674 फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी इसने की। फर्स्ट लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक डेड सेल की डिस्कवरी की और एवी ल्यूवनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी भाई। उसने पॉन्ड में से वाटर लिया और उसके अंदर फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था, फ्री लिविंग फर्स्ट सेल को देखा था। उसके बाद उसने डिस्कवर किया स्पर्म को भी इसने डिस्कवर किया था। स्पर्म, डॉग, रैबिट, ह्यूमन बीइंग, इन सब के स्पर्म को इसने नोटिस किया, देखा। ठीक है जी, चलिए। तो एक सेल के अंदर एक और डिस्कवरी याद रख लेना, रॉबर्ट ब्राउन है जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस को खोज निकाला था, कब? 1831 में, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है जी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और किसमें की थी? प्लांट सेल में। ये भी याद रखना, किसमें? प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद एक बंदे का नाम आता है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में इन 1839 में एक टर्म दी जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी भाई। प्रोटोप्लाज्म प्लांट के अंदर, सेल के अंदर जितना लिक्विड प्रेजेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। या इसे मैं कह सकता हूं इट इज लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये एक लिविंग, इट इज अ लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस present within the cell।
ठीक है जी, ये प्रोटोप्लाज्म थी, ये टर्म दी थी किसने? पुरकिंजी ने। उसके बाद 1866 के अंदर, इन 1866 एक साइंटिस्ट था हैकल। इसने एक बात की, एक स्टेटमेंट दी थी। इन 1866 हैकल says that nucleus was responsible for transmission and storing of genetic material। हैकल ने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में स्टोर होता है प्लस ट्रांसमिट होता है। ये बात हैकल ने कब कही? 1866 के अंदर कही थी। उसके बाद सेल थ्योरी आता है। उसके बाद लिखिए सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी जिन्होंने प्रपोज की। स्क्लेडिन और स्क्वेन। कब? 1838 में। स्क्लेडिन ने तो आई थिंक 1838 में स्क्लेडिन ने, और 1839 में स्क्वेन ने 1839 में इंडिविजुअली अलग अलग एक सेल थ्योरी प्रपोज की। इन दोनों ने मिलकर क्या दी? सेल थ्योरी। ठीक है जी। इसके बाद एक लाइन और लिख लो। आर विर्क्यू 1855 में आर विर्क्यू प्रेजेंट एन आइडिया, या फिर लिख दो ही सेज दैट ओमिनिस cellula celluli a cellular। ये लाइन बोली आर विर्क्यू ने 1855 में। जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब था न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, आई थिंक यही बोलने की कोशिश की थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए, तो ये तो कुछ एक पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे। एक बार फिर से क्विक रिमाइंड कर देते हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक या कह सकता हूं स्ट्रक्चरल यूनिट है। 1865 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की। 1665 में डिस्कवर की। 1674 में पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की एवी ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर के अंदर। उसके बाद इसने ह्यूमन स्पर्म, रैबिट स्पर्म, डॉग स्पर्म, इंसेक्ट वगैरह के स्पर्म वगैरह को इसने नोटिस किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले देखा था। ठीक है जी। 1839, वैसे तो यहां बात आती है सेल थ्योरी की 1838, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। 1831 के अंदर
उसके बाद 1838 के अंदर स्क्लेडिन और 1839 के अंदर स्क्वैन, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, जिसका कहने का मतलब था जितने भी प्लांट या एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, वो सारे के सारे बने हुए हैं सेल से। उसके बाद 1855 में उसके बाद पुरकिंजी ने एक टर्म दी प्रोटोप्लाज्म, 38-39 में ही प्रोटोप्लाज्म नाम की टर्म दी पुरकिंजी ने। प्रोटोप्लाज्म है क्या सर? ये लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट 1839 के बाद 1855 आर विर्क्यो ने एक लाइन कही जिसका मतलब था न्यू सेल जो अराइज होंगी वो पहले से प्रेजेंट है उन सेल से। 1866 में हैकल ने एक लाइन कही, एक बात कही, कहा जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर और ट्रांसमिट की जाती है थ्रू दी न्यूक्लियस, 1866 के अंदर। ठीक है जी, तो ये कुछ एक सेल थ्योरी इसके बारे में था। 2-3 पॉइंट पूछ लिए जाएं आपके बारे में, सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, तो पहले तो ये बता दो कि इन दोनों ने दी थी, आर विर्को को इसमें जोड़ दिया गया था और कहा गया जितनी भी सेल्स है वो बनी हुई है किससे, जितने भी सेल्स नहीं सॉरी जितने भी प्लांट या एनिमल्स हैं वो बने हुए हैं किससे, सेल से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 2 पॉइंट और, एक लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनके बारे में और लिख लीजिए। लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप होता क्या, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल, हद से ज्यादा छोटा, उसको देखने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे बोलते हैं आप माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में आपने आपके लैब के अंदर, स्कूल लैब में देखा होगा, बायो लैब के अंदर रखा होता है जिससे हम छोटे छोटे चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन इससे नहीं, इससे पूछता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? क्नोल एंड रुस्का, नोल एंड रुस्का, इन दोनों ने डिस्कवर किया था इन 1932, बट इसे 1940 के अंदर एजुकेशन के अंदर यूज करने की परमिशन मिली थी 1940। ठीक है भी, दोनों में डिफरेंस देखा जाए लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो बहुत ज्यादा अंतर है। इसके अंदर हम ग्लास लेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट जो लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, ग्लास लेंस का यूज करते हैं, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका यूज किया जाता है। सेकंड में बात करूं, इसके अंदर वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं होता, याद रखना है वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर होता है, इसमें वैक्यूम रिक्वायर होता है। ठीक है जी, तो ये था छोटा सा इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना। कुछ एक टर्म्स थी, कुछ एक साइंटिस्ट थे, कुछ एक डिस्कवरी थी जो आपको पता होनी चाहिए, कोई आपसे पूछ ले आप उसको बता सको। इसके अलावा एक सेल के अंदर होता क्या क्या है वो भी थोड़ा सा एक बार आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि वैसे तो 8th क्लास तक आपने पढ़ी है ये चीजें, फिर भी जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए एक लाइन, नई चीजें आएंगी। एक तो आएगा डीएनए, एक आएगा आरएनए। ठीक है भाई, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम। वैसे तो चैप्टर के लास्ट में जाते जाते ये चीज आ जाएगी, फिर भी बता देता हूं। डीएनए क्या है बेटा, फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीन इसको कह सकता हूं मैं स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है जी। क्रोमोसोम मेड अप
ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। चलिए पहले क्रोमोसोम बताता हूं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं, इसके जो आर्म दिखाई दे रही है बेटा, ये आर्म्स, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। ठीक है जी, जहां पर जुड़ी हुई है क्रोमेटिड, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है जी, यहां पर जो सेंट्रोमेयर, जो क्रोमेटिड्स हैं, इसमें मैं जो ये बना रहा हूं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं जीन। ठीक है जी, हमारे अंदर मम्मी पापा से जो गुण आते हैं वो एक्चुअल में डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या है बेटा, जीन, यानी जीन लेके आते हैं अपने अंदर, गुणसूत्र कहा जाता है इनको। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म, एक लाइन यहां लिख रहा हूं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही मिलकर बना हुआ है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, बहुत सारे हैं। ठीक है जी, मल्टी सेलुलर कहता है ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल। इसमें लिख लेना डेफिनेशन, सिंगल सेल, इसमें लिखो मैनी सेल, सिंगल सेल। ऊपर वाले में क्या एग्जांपल आएगा, यूनिसेलुलर में ईस्ट, मल्टी सेल में लिख लो ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। ठीक है भाई, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये आपको भी पता होना। इसके बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। चलिए वो भी एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। चलिए उससे पहले एक बात है, एक सेल के अंदर होता क्या क्या है। ये सेल बीचों बीच होता है बेटा न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली कवरिंग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, इसको ऊपर लिख रहा हूं ऐसे, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और एक लिक्विड भरा हुआ है इस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड तो फिल्ड है ही, उस लिक्विड में क्या तैर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, उस लिक्विड को बोलेंगे आप न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इस सेल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस फ्लूइड के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, छोटे छोटे प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए जी, ये सारे के सारे सेल कितनी बड़ी है थोड़ा सा एक बार आपको अंदाजा दे दिया जाए। आपके पास आपकी पेन की निब को उसको ध्यान से देखो, उस पेन की निब के ऊपर 1 से लेकर 10 लाख तक सेल आ सकती है। इतनी ज्यादा बड़ी है एक सेल। एक पेन की निब के ऊपर है 10 लाख तक सेल आ सकती है। उस एक सेल को उठा लो, उस सेल को थोड़ा बड़ा करके देखा जा रहा है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। उस सेल के अंदर बीचों बीच प्रेजेंट है न्यूक्लियस। बीचों बीच क्या है? न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस और इस सेल का कंपैरिजन करूं, भाई ये न्यूक्लियस कितना छोटा है इस सेल के कंपैरिजन में। ये न्यूक्लियस है, इस सेल के कंपैरिजन में कितना छोटा है, इसका कंपैरिजन करूं तो इसके लिए कहता है, मान लो ये पूरी सेल है ना, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। क्रिकेट का स्टेडियम, खेल का मैदान आपके स्कूल में भी है, आप देखते हो कितना बड़ा है। वो एक खेल का मैदान है, वो एक सेल है। और जो न्यूक्लियस है ना, वो मान लो क्रिकेट मैच की, जो क्रिकेट मैच खेलते हैं पिच होती है ना, उसकी पिच के ऊपर रखा हुआ छोटा सा मटर का दाना है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर सेल, उसके अंदर बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस में क्या बेटा? जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारे अंदर गुण लेके आया है अपने मम्मी पापा के, वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको न्यूक्लियस के बारे में और किसके बारे में? सेल के बारे में। तो अब कहता है ये इतनी बड़ी है सेल, मतलब इतनी छोटी है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट है, तो इनको मैं बोल देता हूं सेल ऑर्गेनली। ये सारे के सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनली। तो किसी भी सेल के अंदर सबसे पहले तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। वैसे साइटोसोल दिखा होगा कई बुकों में, वही लिख देता हूं मैं, साइटोसोल। साइटोसोल में दो चीज हैं, एक तो होंगे सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनलीज, और दूसरा होगा साइटोप्लाज्म, और तीसरा आता है न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में हम लोग यहां से शुरू होंगे और न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए इतना ही। आपको बता दिया जाता है सेल के बारे में, आप लोग इसके डायग्राम ड्रॉ करोगे, रफली से मैंने आपको बता दिया है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, जनरली आप लोगों ने प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पढ़े हैं, अब तक आप पढ़ते आए हो प्लांट में और एनिमल में क्या डिफरेंस है। अब प्लांट जिससे मिलकर बना यानी प्लांट सेल, और एनिमल जिससे मिलकर बना है एनिमल सेल, उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पढ़ना है। प्लस एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूं, आपको बताना है क्या कोई ऐसी सेल भी है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, प्लांट में कौन सी है और एनिमल में कौन सी है, ये सब के लिए क्वेश्चन है। आप मेरे को बताओगे, आपसे पूछ लिया जाएगा। और 9th क्लास, एक बार फिर से कह रहा हूँ, रेगुलरली अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे, लेक्चर वाइज लेक्चर क्लास लगती रहेगी, और जब तक ऑफलाइन शुरू नहीं होती तब तक ऑनलाइन क्लास आपकी लग रही। थैंक यू।